नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा। 12th आरबीएससी टॉपिक जो अपना चल रहा था भाई मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स के अंदर मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर नॉर्मल मैट्रिक्स की परिभाषाएं और मैट्रिक्स के बारे में जो भी उसकी क्या नाम है कोटि के बारे में बता दिया था, और नॉर्मली उसकी जो प्रकार थे मैट्रिक्स के वो बता दिए थे, यानी कि शून्य मैट्रिक्स एक, ठीक है, एकल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, वो सारी चीज़ें अपन ने बताई थी। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी आपको बताई थी। अब वहाँ से अपन आगे चलते हैं। देखो वहाँ तक अपन ने जो किया था वो सिर्फ और सिर्फ उसका बेसिक्स था। आगे जो लेते हैं अपना टॉपिक, बड़ा ही ईजी टॉपिक है अपने पास में, मैट्रिक्स का योग और व्यकलन। योग और व्यकलन मैट्रिक्स के अंदर बड़ा ही ईजी रहता है। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसमें 1 2, देखो योग और व्यकलन करने की एक सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्त है वो ये बोलती है कि दोनों मैट्रिक्स का जो कोटि है वो क्या होनी चाहिए, समान। तो इसके अंदर लिख लो कि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तभी हम उसका योग और जो है जोड़ और बाकी हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, इसको जोड़ और बाकी करना बड़ा ही इजी है। इसके एलिमेंट है जो पर एलिमेंट है उनको अपन को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स है ए, इसमें है A11 A12 A21 A22 एलिमेंट है, और दूसरे मैट्रिक्स है बी अपने पास में B11 B12 B21 और B22। इसको मान लो आपको जोड़ना है, A प्लस बी करना है इसको। तो A प्लस बी करने का मतलब है A11 प्लस B11 प्लस या माइनस जो भी आप करना चाहो इसमें, ठीक है। A12 प्लस माइनस B12, A21 प्लस माइनस B21, A22 प्लस माइनस B22। कहने का मतलब है जो एलिमेंट है वो उसी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, या तो जुड़ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ कहने वाली बात सिर्फ इतनी है। अब अपन आगे की बात करते हैं इसके अंदर। तो जोड़ और बाकी के लिए अपन डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं अपन aij प्लस माइनस bij। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी है कि a और b की जो कोटि है, जैसे इसकी कोटि कितनी है 2/2 की, इसकी कोटि भी कितनी है 2/2 की, इनकी कोटियां समान होनी बहुत जरूरी है। तभी हम ये सारा काम जो है अपना वो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। चलो अब अपन जोड़ और बाकी की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो ये प्रॉपर्टी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन डायरेक्टली उसका क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं बिना सोचे समझे। तो पहले है गुणधर्म लिख लेते हैं अपन, योग व व्यकलन के लिए गुणधर्म देखो फर्स्ट क्या बोलता है, फर्स्ट ये बोलता है कि अगर a प्लस बी हो, दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ रही हो, यानी कि a प्लस बी और b प्लस a आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कि a और b को जोड़ लो या फिर b और a को जोड़ लो, बात क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। और अगर अपन बात करें इसमें इंपॉर्टेंट ये है a b c समान क्रम की हैं मैट्रिक्स हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर कि a प्लस बी बराबर b प्लस सी हो सकता है, क्रम विनिमयता इसको अपन बोल सकते हैं भाई। a प्लस ऐसे सॉरी b प्लस सी नहीं होगा, b प्लस ए ही होगा। इसको अपन बोल सकते हैं क्रम विनिमयता, यानी क्रम का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी अपन बात करें ए बी सी के लिए, तो a प्लस बी, a प्लस इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों क्या कर लिया, जोड़ दिया, और उसमें फिर मैंने c को जोड़ा, तो जो मेरे को रिजल्ट मिला वो मेरे को a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ा और फिर पीछे से a को जोड़ा, इनके योग के क्या आएगा, वो बराबर आएगा, इनके योग के क्या आएगा, वो बराबर आएगा। इसको हम बोलते हैं साहचर्यता। ये सारी प्रॉपर्टीज है 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी भाई, ऑपरेशंस के अंदर 11th क्लास का पहला चैप्टर है फंक्शन, उसके अंदर ऑपरेशंस के अंदर ये सारी क्या थी, प्रॉपर्टी थी अपने पास में, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि A में अगर जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स आप जानते हो, मैंने कल परिभाषा बताई थी आपको शून्य मैट्रिक्स की, और नहीं अगर आपको याद हो तो जाके पहले वो फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना भाई। शून्य मैट्रिक्स यानी कि A में अगर शून्य मैट्रिक्स जोड़ूं या फिर शून्य में मैं A मैट्रिक्स जोड़ूं तो ये दोनों आपस में क्या आती हैं, बराबर आती हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, योज्य तस्मक। और चौथी बात, A में अगर मैं माइनस ए जोड़ूँ, ए में मैं अगर माइनस ए जोड़ूँ या फिर माइनस ए में क्या जोड़ लूँ मैं, ए जोड़ लूँ, या फिर माइनस ए में क्या जोड़ लूँ मैं, ए जोड़ लूँ, तो अपनों क्या मिलेगी, जीरो मैट्रिक्स।
या फिर माइनस ए में क्या जोड़ लूँ मैं, ए जोड़ लूँ, तो हमें क्या मिलेगी, इन दोनों केसों में हमें क्या मिलेगी, जीरो मैट्रिक्स। और इसे हम बोलते हैं योज्य। योज्य मतलब योग के लिए, दो चीजें होती हैं, एक योज्य एक गुणन। ये सारी चीजें योज्य। योज्य यानी कि योग के लिए। योग के लिए तत्समक अवयव हमेशा जीरो होता है और गुणन के लिए तत्समक अवयव हमेशा एक होता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। योग के लिए इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बोलते हैं इसको हम। योग के लिए देखो ये सारी चीज़ यूज़ कहाँ आती है, ये सारी चीज़ इसलिए यूज़ आती है, आप कोई मैट्रिक्स ए कर रहे हो और इसमें जीरो मैट्रिक्स जोड़ रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ए फाइंड होएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। या फिर मान लो आप ए कर रहे हो और आपने उसमें माइनस से जोड़ दिया, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली क्या आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। ये आपको पता होना जरूरी है, आपको उसको सॉल्व करके देखना नहीं पड़ेगा कि भाई ये सर हम ये सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं भाई। अब निरसन नियम क्या बोलता है, निरसन नियम आप अच्छे से जानते हो, अगर ए मैट्रिक्स में मैं बी मैट्रिक्स जोड़ूं और बी में मैं सी जोड़ूं तो ए बराबर क्या फाइंड होएगा मेरे को, देखो दोनों कंडीशन लिख लेता हूं मैं, ए बराबर क्या फाइंड होएगा मेरे को, सी बी बराबर क्या फाइंड होएगा मेरे को, तो यहां से फाइंड होएगा बी बराबर सी। इसको अपन बोलते हैं निरसन नियम। देखो ये वो चीज नहीं है जो अपन नॉर्मली जो जोड़ बाकी करते हैं, वो वाली चीज नहीं है कि ए से ए कट गया बी बराबर सी, नहीं, ये अपने मैट्रिक्स का है, ये अलग चीज है भाई, योज्य निरसन नियम। या फिर अपन करें, या फिर इसके अंदर बोल सकते हैं बी प्लस ए इजिकल टू सी प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर सी। दोनों ही कंडीशन में क्या फाइंड हो रहा है मेरे को, बी बराबर सी। अब आप बोल रहे हो सर ये हमारे काम क्या आ रहे हैं, देखो भाई इन सभी जो मैं इतना ब्रॉडली पढ़ा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में मेरे हिसाब से है भी नहीं, उसका सिर्फ इतना सा रीजन है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आप उसमें घबराओगे नहीं, ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। क्योंकि आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो सीधा स्टार्ट हो रहा है व्युत्क्रमणीय से, कि व्युत्क्रमणीय बताओ, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्टली व्युत्क्रमणीय बताया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई, इसलिए अपन वहां तक पहुंचने से पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम हमारे पास अभी है भाई, ठीक है। अगला टॉपिक है मैट्रिक्स का अदिश गुणा। देखो बड़ा ही आसान सी चीज है, अदिश गुणा क्या होता है, मैट्रिक्स का अदिश गुणा। अदिश गुणा का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है उससे अपन कोई भी अदिश संख्या, आपको अदिश मैट्रिक्स मैंने बताई हुई है अच्छे से, कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास में, अगर उसका मैं उससे मैं किसी भी नंबर को, अदिश नंबर को, कोई अपना पास अदिश है, अदिश का मतलब 1 2 3 कोई संख्या है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, देखो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो अदिश है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को सारणिक के अंदर बताई थी कि मान लो कोई चीज़ कॉमन आ रही है मैट्रिक्स के अंदर, तो अपन उससे क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं उसको बाहर, तो एक तरीके से वो उसका अदिश ही तो हो गया, वो एक तरीके से क्या हो गया, उसका अदिश गुणनफल ही तो हो गया, ठीक है। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश गुणनफल, देखो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये है मैट्रिक्स अपनी ए। अब मैं अगर 2a निकालूं तो 2a का मतलब है 2x 2y 2z 2a 2b और 2c, 2a 2b और 2c, ये होगी अपनी 2a मैट्रिक्स। ये क्या होगी अपने पास में भाई, तो एक तरीके से ये अपन ने क्या कर दिया, a इजिकल टू ए आई जे, आई इंटू जे का है ये, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2a आई जे आई इंटू जे, ये इसकी क्या होगी अपने पास में परिभाषा हो गई। अब अदिश गुणनफल के मैं आपको क्या बता देता हूँ, गुणधर्म बता देता हूँ। हमेशा पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो होता क्या है, उसके बाद उसके गुणधर्म बताऊंगा। तो अदिश गुणनफल के गुणधर्म, अदिश गुणनफल के गुणधर्म, गुणधर्म क्या बोलते हैं, गुणधर्म ये बोलते हैं कि अगर मान लो अदिश संख्या है m और वो a और b में जुड़े हुए में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है m ऑफ a प्लस m ऑफ b। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ तो नॉर्मली होती है, लेकिन वो नॉर्मली संख्याओं के अंदर होती है, लेकिन ये संख्या नहीं है, ये तो मैट्रिक्स है, ये संख्या थोड़ा, ये तो क्या है, मैट्रिक्स है। और इसीलिए अपन हर चीज़ अपने मन से नहीं लगा सकते, ये चीज़ अपन को प्रूव करके देखनी पड़ती है कि प्रूव कैसे हुई। तो इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल लेना आपके लिए प्रूव हो जाएगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लें कि दो संख्याएं हैं मान ले पास m प्लस n और बाहर है a, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एन ए। नॉर्मली होता भी है, आप बोलोगे सर कोई नई बात तो है नहीं इसके अंदर, नई बात है भाई, ये मैट्रिक्स है इसलिए सारी बात क्या है, नई है भाई। तीसरी चीज़ क्या है, आपको इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि ये अपने पास में फिलहाल गुणन के लिए चल रहा है, आगे चल के ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तब जाके अपन डायरेक्टली नहीं लिख सकते भाई इसके अंदर। m और कोई एन ए, ये पहले से ही अदिश मैट्रिक्स है, कोई मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगी, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई,
MAB लिख सकते हैं, या फिर अपन इसको MNAB लिख सकते हैं, या फिर अपन इसको MNAB लिख सकते हैं। अब आई वही बात जिसका हमें इंतजार था, क्या नाम था? मैट्रिक्स का गुणन। मैट्रिक्स का गुणन मैंने आप लोगों को सारणिक के अंदर बता दिया था, आपके लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और सिर्फ इस टॉपिक को आगे निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि जब सारणिक करा रहा था मैं आप लोगों को, तब मैंने आप लोगों को एक मैट्रिक्स का ही उदाहरण देकर बताया था आपको कि कैसे मल्टीप्लाई होगा। बस सारणिक और मैट्रिक्स में सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि सारणिक तो एक मान देता है हमें और मैट्रिक्स एक आयताकार व्यवस्था है। सारणिक तो एक वैल्यू है, 2, 4, 10, 50 जो भी है वो वैल्यू है, लेकिन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में? मैट्रिक्स है भाई हमारे पास में उसकी जो भी अपने पास निकल के आती है एक आयताकार व्यवस्था है। मैंने बताया था आपको परिभाषा के अंदर इसके बारे में, ठीक है। तो अपन बात करेंगे अब अपने पास जो टॉपिक आया अब अपने पास में वो है मैट्रिक्स का गुणन। मैट्रिक्स के गुणन की सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या नाम है कंडीशन है वो सिर्फ इतनी है कि मान लो ये A है m इंटू n का, और ये मान लो B है, ये किसी का भी हो, इसका इससे मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ये n इंटू P का हो, यानी कि इसके लास्ट वाले m इंटू n और n इंटू p, यानी कि ये n इन दोनों का क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए, यानी कि दोनों में पंक्ति इंटू स्तंभ, ये स्तंभों की संख्या दोनों में क्या होनी चाहिए? बराबर। लिख दो आप, दो मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या बराबर होने पर ही गुणन संभव है। वरना इनका गुणन संभव है, वरना इनका गुणन संभव किसी भी कीमत पे नहीं है। और जो हमें प्राप्त होगी ना वो m इंटू पी टाइप की मैट्रिक्स प्राप्त होएगी। कौन सी प्राप्त होएगी हमारे पास में? m इंटू पी टाइप की हमें क्या प्राप्त होएगी? मैट्रिक्स प्राप्त होएगी भाई। ये है सारा अपने पास में रीजन। तो इसको भाई अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल क्या है अपने पास में? कोई भी एग्जांपल ले लो, आपने क्वेश्चंस तो किए ही हैं भाई। ए है अपने पास में 1 2 3 2 3 1, ये कितने बाई कितने की है भाई? पंक्ति हैं 2 और स्तंभ हैं 3, और बी है मेरे पास में 4 2 1 3 1 2, पंक्ति हैं अपने पास में पंक्ति है अपने पास में 3, स्तंभ है अपने पास में 1 2, स्तंभ है 2। तो देखो 3 और 3 कॉमन हो गई, यानी कि जो प्राप्त होएगी वो क्या प्राप्त होएगी हमें? 2 इंटू 2, एक वर्ग मैट्रिक्स प्राप्त होएगी। देखना भाई अपन को क्या प्राप्त होएगी? 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स प्राप्त होएगी। कैसे होएगी? ए बी बराबर 1 2 3 2 3 1 4 2 1 3 1 2। मैंने क्या बताया था? इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया। अब ये तो है इसकी, अब यही मल्टीप्लाई होगी इससे, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 हो गया भाई काम सारा। अब इसकी बारी आएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा। इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। अब 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। क्या फाइंड होएगा अपन को? 4 8 और 3 11, ठीक है। 3 हिंदी में चलते हैं, 3 2 5 और 6 5 11 8 और 6 14 और 1 15, और यहाँ क्या मिलेगा? 6 और 5, ये क्या हो जाएगी अपन को? फाइंड हो जाएगी इस तरीके से। आप इसको और देख लेना भाई किस किस तरीके से किया है। 2 इंटू 2 2 इंटू 3, हाँ जैसे भी है। ये आपको क्या मिल गया भाई?
2 इंटू 2 की क्या फाइंड होगी आपको मैट्रिक्स, ये मैंने आपको बताई थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट काम है जो आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ कि A इंटू बी आपने निकाला, अब आप B इंटू ए निकालो। पहली बात तो B इंटू ए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, बताता हूँ आपको। देखो B इंटू ए पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि B है मेरे पास में 3 इंटू 2 की और A है मेरे पास में 2 इंटू 3 की। पॉसिबल है 3 इंटू 3 की पॉसिबल है। लेकिन अब आप क्या करो, अब आपके लिए काम है, मैंने आप लोगों को A इंटू बी निकाल के दिखाया, अब आप B इंटू ए निकाल के दिखाओ भाई। उससे मालूम है क्या होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि यूजुअली मैथमेटिक्स के अंदर 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2 होता है, हम लोग चेक कर चुके हैं। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर A इंटू बी बराबर B इंटू ए होना जरूरी नहीं है। क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। तभी जब मैं योग बता रहा था तब आपको बता रहा था कि वो जो मैथमेटिकल जो एल्जेब्रिक जो नियम है वो सारे इसमें लगे हैं, जरूरी नहीं है, कुछ कुछ अलग भी होंगे भाई। तो आप इसमें एक चेक कर लेना कि A इंटू बी बराबर B इंटू है या नहीं है। अब देखो चूंकि अपन ने क्या किया, मैट्रिक्स का गुणन किया है, अगर गुणन किया है तो इसके गुणधर्म भी अपन को करने पड़ेंगे। तो गुणधर्म की बात करते हैं, मैट्रिक्स के गुणन के गुणधर्म। टॉपिक क्या है अपने पास में, मैट्रिक्स के गुणन के गुणधर्म। देखो भाई क्या है गुणधर्म, मैट्रिक्स के गुणन के गुणधर्म। देखो भाई पहला गुणधर्म तो आपको मैंने अभी भी प्रूव किया है, प्रूव आप भी कर लेना। A इंटू बी बराबर B इंटू ए हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। A इंटू बी बराबर B इंटू ए हो ये जरूरी नहीं है। यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे, अक्रम विनिमेयता। यानी कि इसमें क्रम का महत्व है। क्रम विनिमेयता में क्या होता है, क्रम का महत्व नहीं होता, लेकिन इसमें क्रम का महत्व बहुत है भाई, इसमें क्रम का बहुत महत्व है। दूसरी बात करें अपन, A को मल्टीप्लाई किया B से और जो फाइंड हुआ उसको C से मल्टीप्लाई किया, और A को मल्टीप्लाई किया अपन ने B इंटू सी से, इसे हम बोलते हैं साहचर्यता। ये भाई साहचर्यता के नियम का पालन करता है। ये सारी चीजें आप क्या करो, 3 मैट्रिक्स ले लो, 3 मैट्रिक्स ले लो और ये सारी चीज करके देखो, प्रूफ खुद करके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज है आई का मतलब हमेशा होता है इकाई मैट्रिक्स, आई का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स। और मैंने बताई हुई है आपको इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, उस टाइम भी बताया था। I2 का मतलब होता है 2 क्रम की, I3 का मतलब होता है 3 क्रम की। तो 2 क्रम की बात करूँ तो 1 0 0 1, ये क्या हो जाएगी आपकी इकाई मैट्रिक्स। और मैंने आपको उस टाइम बताया था जब मैं योज्य प्रतिलोम बता रहा था आपको, तब मैंने बताया था कि योग के लिए अगर तत्समक की बात करेंगे तो 0 होगा और गुना के लिए तत्समक की बात करेंगे तो 1 होएगा। 1 का मतलब I। तो I को अगर मैं A से मल्टीप्लाई करूँ या फिर A को मैं अगर I से मल्टीप्लाई करूँ तो वो आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। वो आपस में क्या आएगा भाई, बराबर आएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जहाँ A वर्ग मैट्रिक्स है। क्यों है भाई वर्ग मैट्रिक्स, क्योंकि अगर A कोई भी मैट्रिक्स हुई तो I हमारी हमेशा वर्ग मैट्रिक्स है और वो उसको मैच नहीं कर पाएगी, वो उसको क्या नहीं कर पाएगी, मैच नहीं कर पाएगी भाई। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं तत्समक। क्या बोलते हैं अपन इसको, तत्समक। I क्या है अपने पास में, तत्समक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बंटनता की। बंटनता मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लो, A प्लस, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, A इंटू, हाँ ये बड़ा ही शानदार नियम है कि A को गुणा करें B प्लस सी से, A को गुणा करें अपन B प्लस सी से। ठीक है, तो हमें जो फाइंड होगा वो फाइंड होगा AB प्लस AC, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, B इंटू ए प्लस सी, ऐसे ही कर सकते हैं अपन B प्लस सी इंटू ए। ये भी BA प्लस CA हमें फाइंड होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, बंटनता का नियम। क्या बोलते हैं अपन उसे, बंटनता। यानी कि योग और गुणा दोनों एक साथ आ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बंटनता। ये अगर आपके बंटनता, सहचर्यता और ये सारी चीज़ अगर आपके दिक्कत कर रही है तो पहला चैप्टर था फंक्शन, यानी कि फलन। फलन के अंदर एक थी संक्रिया नाम से, क्या था, संक्रिया नाम से था, उसमें ये सारी चीज़ बताई गई थी भी आपको कि बंटनता क्या होती है। ठीक है, उस टाइप से थी ये सारी चीज़ें। तीसरी शून्य के वाचक जो हो जाएगी अपनी कि अगर A इंटू बी, पांचवी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बराबर 0 हो तो या तो A बराबर 0
या फिर b बराबर क्या होगी 0, या तो a बराबर 0 होगी या फिर b बराबर क्या होगी 0 होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। तीसरी बात जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, AB बराबर AC हो। कौन सा नियम बताया था योग के अंदर, ये वाला निरसन नियम। तो a से a कैंसिल, क्या बचेगा b बराबर c। ये कैंसिल नहीं होगा, ये नियम निकलेगा अपने पास में, निरसन नियम। निरसन नियम अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हो गई भी अपने पास में। इसमें थोड़ा सा एक दो मैं टॉपिक लिखा देता हूँ आपको त्रिभुजाकार मैट्रिक्स याद आ रही है क्या? ऊपरी त्रिभुजाकार या निचली त्रिभुजाकार। मैंने बताई थी आपको कि ऊपरी त्रिभुजाकार क्या होती है, निचली त्रिभुजाकार होती है। कि क्या होता है कि अगर जो मुख्य विकर्ण है उसके अगर नीचे 0 हो और ऊपर नंबर्स हो तो उसे अपन बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार, और अगर मुख्य विकर्ण के जो भी इसका उल्टा उसे अपन बोलेंगे निचली त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का जब अपन गुणन करते हैं ना, तो हमें जो मिलता है वो भी क्या मिलता है अपन को, त्रिभुजाकार क्या निकलती है, मैट्रिक्स ही निकलती है भाई, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे 2 त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का गुणन त्रिभुजाकार मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये फैक्ट, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कई बार अपने पास में एक लाइन में या फिर थ्योरिकल क्वेश्चन आ सकता है भी अपने पास में, इसलिए बताना ज़रूरी है। और इसी में एक चीज़ लिख दो आप, 2 विकर्ण मैट्रिक्स का गुणन, ये भी क्या फाइंड होता है, विकर्ण मैट्रिक्स फाइंड होता है। विकर्ण मैट्रिक्स आपको बताई हुई है मेरी कि विकर्ण के अवयव के अलावा बाकी सारी क्या होती हैं, ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स, A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, इस टाइप से क्या होती है विकर्ण मैट्रिक्स। और विकर्ण मैट्रिक्स हमेशा वर्ग मैट्रिक्स ही होती है भाई, ये बात आपको बताई हुई है मैंने, क्योंकि विकर्ण किसका फाइंड होएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ग का प्राप्त होएगा अपन को, किसमें, मैट्रिक्स के अंदर। वैसे मिलता है सबका, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर किसका मिलेगा। और इसमें और लिख दो तीसरी बात, 2 अदिश मैट्रिक्स का गुणन, ये भी क्या फाइंड होएगा, अदिश मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। 2 अदिश गुणनफल का, 2 अदिश मैट्रिक्स हैं उनका गुणनफल भी क्या फाइंड होता है, अदिश ही प्राप्त होता है, ठीक है। और अब बात करें इसकी घातों के बारे में, बता देते हैं। मैट्रिक्स की पूर्ण घातों के बारे में बात करूंगा मैं भाई, ज़्यादा नहीं बात करेंगे अपन, क्योंकि पूर्ण घात ही पॉसिबल है। ये आपके पास A मैट्रिक्स है, इसको मैं A से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, A²। इसे हम बोलेंगे इसकी पूर्ण घात, यानी कि मान लो, और अगर ऐसे हो A तो इसे अपन बोलेंगे A की क्यूब, और ऐसे हो A तो अपन इसको बोलेंगे A की पावर 4, या फिर ऐसे हो A².A², इसको अपन बोल देंगे A की पावर 4। ये इसके गुण हो गया भाई, ये तो इसका क्या हो गया, गुण। अब आप बोलोगे सर कैसे निकाला अपन ने, मान लो A है आपके पास में 1 2 2 1, और तो इसका A² कैसे निकालोगे, इसको A से ही गुणा कर दो, 1 2 2 1। तो A² कैसे फाइंड होएगा आपका, 1 + 2 + 4 कितने हो गया फाइंड, 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना हो गया 4, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5। ये निकल गया अपने पास में A²। अब आपको A³ निकालना है तो या तो इसको A करो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो A² को A से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 2 2 1 कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, A³ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको, A³। अब बोलोगे सर ये किस काम आएगी, ये क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, इसमें वही क्वेश्चंस आएंगे, द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको सोल्व करने का काम आएगा भैया अपने पास में। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है, इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई। प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं, गुण बता देते हैं इसके, गुण बड़े काम के हैं इसके अंदर भाई, इसी के गुण बता देते हैं कि A की पावर m और A की पावर n हो तो यूजुअली एलजेब्रा के अंदर आप जानते हो जुड़ जाती हैं पावरें, लेकिन ये एलजेब्रा नहीं है, ये अपनी डायरेक्ट भी वो नहीं है कि अपन न्यूमेरिकल नंबर्स क्वेश्चंस नहीं है, ये मैट्रिक्स है भी अपने पास में, अपन डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते। हालांकि इसका होता है A की पावर m + n होता तो है, लेकिन ये अपन ने प्रूव करके करेंगे भाई। कोई भी ले लेना, कोई पावर 2 ले लेना, किसी भी A की पावर 3 ले लेना, आपको फाइंड होएगा, और फिर A की पावर 5 निकालोगे, या फिर एक की 1 ले लेना, एक की 2 ले लेना, दूसरे की आपको A की क्यूब निकाल लेना, आपको 1 + 2 =
3 ही क्या होएगा, फाइंड होएगा। तीसरे पहला गुण हो गया, दूसरा हो गया a की पावर m और n, a की पावर mn। जानते हो इस गुण को आप अच्छे से, ठीक है। i की तो पावर कितनी भी लगा लो, i की तो पावर कितनी भी निकाल लो, क्या आएगी, i ही फाइंड हो। जैसे i इकाई मैट्रिक्स है अपने पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी कितनी भी पावर लगा लो आपको i क्यूब भी क्या फाइंड होएगा, i ही फाइंड होएगा। कितनी भी पावर कर लो आप, इसका i स्क्वायर निकालना भाई घर पे, आप बैठ के इसका i स्क्वायर फाइंड करना, आपको मिल जाएगा कि क्या मिल रहा है भाई, ठीक है। अब अपने पास में थोड़ा सा एक टॉपिक ले लेते हैं अपन, इनको प्रूव भी करके देखेंगे अपन। इम्पॉर्टेंट है भाई कि a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है और उसका स्क्वायर हो रहा है, कैसे फाइंड करोगे भाई, बड़ा ही आसान है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ए बी, और फिर इसके बाद में क्या निकलेगा, ये बी ए, क्या निकलेगा, ये बी ए। आप टू ए बी नहीं कर सकते उसको डायरेक्टली, ए बी और बी ए फाइंड होएगा भाई। a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या फाइंड होएगा, ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, ए बी बी ए। इनका साइन चेंज करना पड़ेगा भाई, साइन क्या रहेगा इनका, माइनस 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 और माइनस। और लिखा लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी की माइनस ए बी देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए। ये फॉर्मूले हैं भाई याद करने के लिए। आपको डायरेक्टली अगर मान लो कोई क्वेश्चन देता है ए और बी, उनको जोड़ के उनका स्क्वायर करना है या क्यूब करनी है, उस तरह से ये फॉर्मूले हैं, लिखा देता हूँ मैं सारे आपको, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा, इसमें क्रम का भी बहुत महत्व है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, वही आएगा अपने पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए, और लास्ट है। इसके बाद में परिवर्ती बताएंगे आपको, ठीक है। ये रही भी आपके लिए सारी हैं। इसके बाद में आपको लास्ट टॉपिक देख लेते हैं टाइमिंग कितना हो गया अपना। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है अपने पास में एक, इसके बाद में फिर अपन वापस वही व्युत्क्रमणीय है। दो टॉपिक हैं, एक तो है अपने पास में परिवर्ती मैट्रिक्स, उसके बाद में आएगा अपने पास में सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, और उसके जस्ट बाद फिर अपन बात करेंगे व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के बारे में, जिसके बारे में अपन को बात करनी है। और फिर 2-3 टॉपिक और बचे हैं, तो बात करते हैं अपन। अब फिर भी कोई टॉपिक रह जाता तो भाई आप मेरे को बता देना कि सर ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक बता देना, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपके सारे टॉपिक कवर करूँ भाई। क्वेश्चन है परिवर्ती मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज। देखो ये जानना बहुत जरूरी है ट्रांसपोज। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में अगर हम बदल दें तो वो मैट्रिक्स जो प्राप्त होती है वो हमें क्या प्राप्त होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसका मेरे को ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है इसका, ट्रांसपोज। डिनोट करेंगे इसको AT या फिर A डैश से। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज निकलेगा, इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये मिल जाएगा इसका ट्रांसपोज। किसका, A का ट्रांसपोज, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ A डैश। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, A डैश। तो ट्रांसपोज क्या बोलोगे, ट्रांसपोज की परिभाषा क्या लिखोगे कि पंक्ति को स्तंभ व स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उससे अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स या फिर परिवर्ती मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बात देखो, अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज कर दूं, यानी कि इस टी के फिर से टेस्ट लगा दूं, देखो ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दो।
एक चीज़ मालूम पड़ी कि अगर मैं ए ट्रांसपोज है और इसका भी ट्रांसपोज लगा दूं तो वापस क्या फाइंड हो रहा है मेरे को, ए फाइंड हो रहा है। तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टी कि ट्रांसपोज के अगर मैं ट्रांसपोज लगा दूं तो वापस हमें क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है भाई। तो इसके पर प्रॉपर्टी कर लेते हैं अपन। ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज कर दूं तो क्या मिलेगा अपन को, ए मिलेगा। दूसरा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के क्या होता है, बराबर। ए बी का ट्रांसपोज हमेशा बी का ट्रांसपोज पीछे आएगा और ए के ट्रांसपोज के क्या होता है, बराबर होता है। और देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टी है अपने पास में, ठीक है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। कोई अदिश मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो के तो बाहर निकल जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, उसमें ट्रांसपोज हो जाएगा। के बाहर निकल जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई अपने पास में। ए की पावर n है और उसका ट्रांसपोज हो रहा है तो अपन उसको ए के ट्रांसपोज और उसकी पावर भी n लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को। मान लो ए स्क्वायर है, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करो, आप ए का ट्रांसपोज निकाल लो और जो फाइंड हो उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों एक ही बात है भाई। तो ये हो गई आपके ट्रांसपोज तक की बात। अब बात है सममित और विषम सममित मैट्रिक्स की। बता ही देता हूँ अब, जब अपनी बात छड़ी है तो फिर आगे की बात करेंगे, उसके बाद फिर अगली की बात करेंगे अपन सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। देखो कई बार क्या होता है कि जब अपन ट्रांसपोज निकालते हैं ना तो वापस वही मैट्रिक्स फाइंड हो जाती है। कई बार अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं ना तो वापस वही मैट्रिक्स फाइंड हो जाती है। कि अपने पास टॉपिक है सममित मैट्रिक्स। इसमें आप लिखोगे यदि A इजिकल टू ए आई जे एक वर्ग मैट्रिक्स है, अगर A कोई वर्ग मैट्रिक्स है और A का ट्रांसपोज वापस A ही फाइंड हो जाए, A का ट्रांसपोज यानी कि ए आई जे का ट्रांसपोज मैं लगाऊं और वापस ए आई जे ही फाइंड हो जाए, तो ए आई जे का ट्रांसपोज अगर ए ही मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे सममित। क्या बोलेंगे उसे हम, सममित मैट्रिक्स। और दूसरी बात विषम सममित में क्या होएगा, बात सारी किस में हो रही है, वर्ग मैट्रिक्स में। किस में हो रही है, वर्ग मैट्रिक्स में। विषम सममित मैट्रिक्स की बात अगर अपन करें तो अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए फाइंड हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स। उसे अपन क्या बोलेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात। एग्जांपल देख लेना। इसके गुण आपको अगले वाले वीडियोस में बताएंगे आपको, और उसके बाद सीधे अपन बात करेंगे, अपन किसके बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्स के सारणिक के बारे में। सारणिक के साथ साथ सहखंडज के बारे में बात करेंगे, कोफैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के बारे में, लांबिक मैट्रिक्स के बारे में, और अवृत्तलीनीय मैट्रिक्स के बारे में। जो भी हैं अपने पास में रहे से टॉपिक हैं वो, और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो। थैंक यू क्लास।